नमस्ते। आप यही हैं आप लोग? छू के देख लीजिए। हाँ, नहीं तो शरीर यहाँ है और ध्यान कहीं और है। चलिए आ जाइए। नवदीप स्कूल, नवदीप विद्यालय। पड़ता है, होल्ड करना पड़ता, होल्ड। हाँ जी, शुरू करें। चलिए, तो अभी हमने जो बात किया सुबह से, तो केवल 2 ही 3 बात किया है। मूल रूप में 2-3 बात किया है। एक तो ये किया कि आप शिविर में आए हैं तो कोई अपेक्षा लेके आए होंगे, तो उसको वहां लिस्ट बना दिया। दूसरी बात किया कि इस शिविर का क्या रखने का ढंग होगा, वो बात किया। तीसरी बात क्या किया कि अगर हम मान के जीते हैं तो शिक्षा के कुछ कंटेंट की चर्चा किया कि मान के जीते हैं तो हम न चाहते हुए भी लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद में जाते हैं, और ऐसे उन्माद के साथ हम समाज में जीने निकलते हैं, तो समाज में व्यवस्था होगी या अव्यवस्था होगी? अव्यवस्था होगी। इसलिए अव्यवस्था हमको दिख रही है। फिर हमने यहां देखा ये चित्र बना के कि सारे अव्यवस्था के मूल में कौन है? मानव। ये लाल निशान का मतलब अव्यवस्था। तो जहां ही मानव कनेक्ट हुआ वहां अव्यवस्था। ऐसा क्यों है? क्योंकि मानव शिक्षा संस्कार से संतुलित होगा। अभी उसका शिक्षा संस्कार ठीक से नहीं हुआ, इसलिए उसका आचरण संतुलित नहीं हो पाया, निश्चित नहीं हो पाया। आचरण की निश्चितता हम चाहते हैं, लेकिन किससे चाहते हैं? हम आचरण की निश्चितता तो चाहते हैं, मानव की भी, लेकिन किससे चाहते हैं? दूसरे मानव का निश्चित हो जाए दूसरे का आचरण निश्चित हो जाए। तो हम दूसरों से आचरण की निश्चितता चाहते हैं, जबकि हमारा ही आचरण निश्चित नहीं है। जैसे जब किसी से गलती हो गई, भाई गलती मुझसे भी होती है, दूसरे से भी होती है, लेकिन दोनों में हमारी मानसिकता में अलग तरह की चीजें होती हैं। मुझसे गलती होती है तो क्या होता है? कोई डांटा तो क्या बोलते हैं आप? अरे भाई गलती इंसान से होती है, आप इसको प्यार से कह दिए होते, समझा दिए होते। और दूसरे से गलती हो गई तब, नहीं तुमने जानबूझ के किया है, ये हमको पता है आप वाली गलती आपको नहीं पता थी, दूसरे की गलती आपको पता है। तो मैं गलती करूं तो प्यार से समझाया जाए, दूसरा गलती करे तो सीधे फांसी पे लटकाया जाए। अगर तुमसे कप टूट गया, मम्मी चिल्लाएगी, कप तोड़ देती है, लापरवाह है। और अगर मम्मी से टूट गया बढ़िया है आर्या का जुगाड़। आर्या का जुगाड़ बढ़िया है, बोलती मैं नहीं बोलूंगी अभी तो मम्मी से टूट गया तो मम्मी क्या कहेगी? अरे वो थोड़ा स्लिप कर गया था थोड़ा स्लिप कर गया था, क्या हुआ, टूट गया, दूसरा आ जाएगा। तो ये कप की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की हमारी जिंदगी की बात है। हम गलती करते ही हैं, और सही बात है, मानव गलती करने का अधिकार और सही करने की स्वतंत्रता लेके पैदा ही होता है। अरे सही करने का अवसर, गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर लेके पैदा होता है। लेकिन इसमें से हमने क्या निकाल लिया? मानव गलतियों से सीखता है। ये गलत हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। रॉन्ग नंबर समझते हैं क्या है? पीके फिल्म देखें तो आप भी रोज रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। यही रॉन्ग नंबर हो गया कि मानव गलतियों से सीखता है गलती से क्या सीखेगा? भाई एक गलती मुझसे हो गई,
तो क्या करेंगे, उससे बड़ी, मतलब वैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, उससे बड़ी गलती करेंगे। उस गलती के बाद क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, वैसी गलती नहीं करेंगे, फिर आगे उससे बड़ी गलती करेंगे। तो सीख क्या रहे हैं आप? तो जब तक सही आपको पता नहीं है तब तक गलती से क्या सीखेंगे? तो सही का पता होना है या गलती गलती करके सीखना है? तो पहले सही का पता होता है तब गलती समीक्षित होती है, नहीं तो जब सही का पता ही नहीं है तो गलती समीक्षित कैसे होगी? वही होगा, एक गलती करेंगे, अगली बार वैसी गलती नहीं करेंगे, उससे बड़ी गलती करेंगे, उसके बाद वैसी नहीं करेंगे, फिर उससे बड़ी करेंगे। यही करते करते जिंदगी बिता दिया, गलती से सीखा कुछ नहीं, गलती से गलती सीखा। तो मानव जो है गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर लेके पैदा होता है, और इसके लिए उसके पास दो हथियार होते हैं जन्म से, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। ये मानव में जन्मजात होती है। कल्पनाशीलता का मतलब कि मानव कल्पना चाहे जितना कर सकता है। कोई रोक है कल्पना पे? अच्छा, और कल्पना पे कोई पुरुष महिला का अंतर है कि पुरुष ज्यादा कल्पना करेगा, महिला कम करेंगे? अंतर है? बच्चे कम करेंगे, बड़े ज्यादा कल्पना करेंगे, बूढ़े कम करेंगे, स्वस्थ लोग, नौजवान लोग ज्यादा करेंगे। बीमार नहीं करेगा कल्पना। जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बीमार है, वो कल्पना नहीं करेगा, वो भी करेगा। तो इसमें कोई अंतर ही नहीं है, उम्र का, लिंग का, जाति का, धर्म का, देश का, सीमा का, कुछ अंतर नहीं। सब मानव के पास है, असीमित है, और कर्म स्वतंत्रता भी है। अब करना क्या था मानव को? ये दो अगर मानव को उपहार मिले हैं तो इन उपहार का क्या करना था? सदुपयोग। हमने क्या कर दिया? दुरुपयोग। तो सदुपयोग कहां आएगा? सदुपयोग शिक्षा से आएगा। सदुपयोग तो ये सीखने का, शिक्षा का विषय हो गया ना। तो सदुपयोग नहीं कर पाए, दुरुपयोग कर दिए। किसी ने परमाणु बम जानबूझ के बनाया होगा कि अपने आप बन गया होगा? आज अगर परमाणु बम बनाया ही ना गया होता, ऐसा कल्पना में लाया ही ना गया होता, तो धरती पे परमाणु बम होता ही नहीं। लेकिन जानबूझ के किया गया, एटम बम बनाए गए। तो कुल मिलाके हम इस दो जो हमारे पास वैभव है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, इसका हम सदुपयोग करेंगे तो मानवीयता की तरफ जाएंगे। उसके लिए शिक्षा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सुबह से शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो चार अवस्थाएं हैं, इनको चार अवस्था बोलते हैं। पदार्थ अवस्था, पेड़ पौधों को प्राण अवस्था बोलते हैं, पशु पक्षी को जीव अवस्था बोलते हैं, और मानव को ज्ञान अवस्था बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान से संतुलित होता है। ये चार अवस्थाओं में पूरकता हमको नहीं दिखी, ऐसा हम अभी देख पा रहे हैं। अब ये चार अवस्थाओं का जो यहां चित्र बनाए हैं, इसी को और थोड़ा ठीक से बनाते हैं। इनका अनुपात ये है, और ऐसा क्यों भी रहा होगा? फिर किसी ब्रह्मांडी किरणों के प्रभाव से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बन गया होगा। पानी बना होगा तो, हाँ आर्या देखो तुम्हारा ही अच्छी बात कर रहे हैं, पानी बना होगा तो बादल बने होंगे, बादल बने होंगे तो धरती पे बरसात हुई होगी, बरसात हुई होगी तो धरती पे बहुत सारे गड्ढे हैं, छोटे से लेकर के समुद्र जहां बना है वो इतने बड़े बड़े गड्ढे, तो पानी वहां इकट्ठा हो गया। पानी के इकट्ठा होने पे क्या हुआ होगा? बहुत सालों तक इकट्ठा रहते रहते उसमें काई बनी होगी, एल्गी बनी। पहली जो बॉटनिकल यूनिट है वो क्या बनी? जैसे पूछेंगे धरती का पहला रसायन क्या है, तो पानी।
और धरती की पहली कोशिका किसकी बनी थी? तो एल्गी की, काई की, काई बनी होगी। फिर धीरे धीरे वनस्पति जगत इस धरती पे पनप गया होगा। उसके बाद वनस्पति जगत में पेड़ पौधे, उनके तने पत्ते सूखे होंगे, सड़े होंगे, गिरे होंगे, मतलब गिर के सूखे सड़े होंगे, तो उसमें कीट पतंगे बने होंगे। फिर वो धीरे 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 करके पशु पक्षी इस धरती पे आए, और उसी में बाद में मानव आया। अब जिस भी विधि से आया, भाई बंदर से चिंपैंजी होके आया या कैसे आया, मतलब कोई विधि हो, आ तो गया मानव। इसी ढंग से इस धरती का विकास हमको दिखता है। अब ये जो ये अनुपात है इसलिए है क्योंकि पदार्थ जो है ये पेड़ पौधों को भी चाहिए, जीव जंतुओं को भी चाहिए और मानव को भी चाहिए, इसलिए ज्यादा हैं। जीव जंतुओं को पेड़ पौधे चाहिए और पदार्थ चाहिए, मानव को जीव जंतु भी चाहिए, पेड़ पौधे भी चाहिए और पदार्थ भी चाहिए, और मानव इनमें से किसी को नहीं चाहिए। भाई मानव ना हो तो भी ये सब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे, क्योंकि मानव से पहले थे, मानव से पहले ये थे। मानव के लिए जब धरती सज गई तो मानव का इस पे अवतरण हुआ, तब मानव आया। लेकिन ज्ञान अवस्था की इकाई है, ज्ञान संपन्न न होने के कारण इसको बिगाड़ा है। आगे ज्ञान संपन्न हो जाएगा तो इसको ठीक कर देगा। तो ये अनुपात क्यों है? क्योंकि आवश्यकता के आधार पे है, नियम से है। अब हम इस अनुपात को बिगाड़ रहे हैं, यानी बिगाड़ रहे हैं मतलब जैसा है वैसा रहने नहीं दे रहे हैं। जैसे आहार के मामले में देखिए, तो पदार्थ को कोई आहार नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए। कहां चाहिए? क्या चीज चाहिए पेड़ पौधों को? तो अभी चर्चा किया। तो पेड़ पौधे जहां उगते हैं वहां अगर नीचे उनको पानी और उनका मिनरल मिल गया और ऊपर उनको हवा और धूप मिल गया तो क्या होंगे? वो बड़े होने लगेंगे, मोटे होने लगेंगे। मान लीजिए वहां नहीं मिला तो क्या करेंगे? अगर पेड़ पौधों को धूप नहीं मिला या पेड़ पौधों को नीचे पानी नहीं मिला, मिनरल नहीं मिला, तो क्या करेंगे वो? बताइए क्या करेंगे? हैं? क्या नहीं होगा? बड़ा नहीं होगा, और पानी मिल ही नहीं रहा तो क्या होगा? सूख जाएंगे, बड़े नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, सूख जाएंगे, वो अपने निश्चित आचरण को नहीं पा पाएंगे। लेकिन उसमें उनका कोई बस चलता नहीं है उससे ज्यादा। लेकिन उसकी अगली अवस्था जो जीव जंतुओं की है, वो एक जगह पैदा हुए, अब उनको वहां अनुकूल आहार नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे बताओ, किसी जो पशु पक्षी जहां पैदा हुआ वहां उसको आहार ठीक से नहीं मिल पा रहा जो उसको चाहिए, तो क्या करेगा? मर जाएगा। हाँ, बदल कर लेगा, दूसरे जगह चला जाएगा, जगह बदल देगा। ये उसके अंदर एक स्वतंत्रता जुड़ गई जो पेड़ पौधों में नहीं थी। कई सारे पक्षी तो हजारों किलोमीटर तक यात्रा करके अपने आहार और पानी की खोज में आते हैं। फिर मानव में क्या अंतर आ गया? पशु पक्षी ने तो ये किया कि उनको आहार नहीं मिला तो उन्होंने जगह बदल दिया। मानव क्या करता है? मानव में क्या अलग से एक चीज जुड़ गया, या इसके अलावा क्या करता है? वो भी जगह बदलेगा या कुछ करेगा? क्या करेगा? जगह भी बदलेगा और जो चीजें चाहिए उसको स्थानांतरित करके लेके भी आएगा। हाँ, पहले तो कोशिश करेगा, पहला वाला, दूसरा वाला, कि जहां है उसी जगह को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करेगा। ये स्वतंत्रता मानव के पास है, जीव जंतुओं में नहीं है। उसी जगह को कुछ उगाएगा, कुछ पेड़ पौधे लगाएगा, कुछ फल फ्रूट लगाएगा, कुछ करेगा जिससे हम यहां रह जाएं। उस वातावरण को बनाएगा, एसी बनाएगा कि गर्मी में ठंडी का एहसास हो,
ठंडी में गर्मी का एहसास हो, ऐसा करेगा। तो मानव में ये एक अलग से उसके पास ताकत है कि वो जिस जगह होता है उस जगह को अपने अनुकूल बना सकता है। ऐसे ही आहार को अगर लेके बात करेंगे तो पेड़ पौधे अपना आहार वहीं से लेते हैं, जीव जंतु अपना आहार कहीं भी घूम के लेते हैं, और लेकिन जैसा है वैसे ही लेते हैं। जीव जंतु कैसा आहार लेते हैं? जैसा है वैसा ही, जैसी पत्ती है वैसी पत्ती खा लेंगे, जैसा तना है वैसा तना खा लेंगे, जैसा फल है वैसा फल खा लेंगे। लेकिन मानव क्या करेगा? तो खट्टे को मीठा बना के खाएगा, मीठे को खट्टा बना के खाएगा, मीठे को नमकीन बना के खाएगा, नमकीन को तीखा बना के खाएगा, तीखे को नमकीन बना के खाएगा। सारी ऊर्जा इसी में जा रही मानव की। मानव को अपना आहार ही आज तक पता नहीं चला। जैसे दूध एक मीठी चीज है, उसको क्या करेगा? फाड़ेगा, उसको जमाएगा, उसका पनीर बनाएगा, उसके बाद मसालेदार नमक डाल के खाएगा। तो मानव, चूंकि मानव को क्या हो गया? मानव में एक चीज जुड़ गई है। मानव खुश होना चाहता है, खुशी चाहता है। जीव जंतु क्या चाहता है? तो शिक्षा से जुड़ा हुआ एक और चित्र यहां छोटा सा बना देते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। एक होती है सुविधा। सुविधा, सुविधा मतलब साधन। साधन मतलब खाना पीना, कपड़ा, मकान, गाड़ी घोड़ा, ये सब सुविधा है। मतलब जिससे हमारी जिंदगी आसान होती हो, उसको सुविधा बोलते हैं। तो ये सुविधा मानव को भी चाहिए और पशुओं को भी चाहिए। मानव को भी चाहिए और पशुओं को भी चाहिए। सुविधा के मामले में दोनों समान हैं। मानव को भी चाहिए, पशु को भी चाहिए। लेकिन पशु के लिए केवल सुविधा ही पर्याप्त है। पशुओं को चाहिए और पर्याप्त भी है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको थोड़ी प्यार, सम्मान, दुलार, विश्वास चाहिए। वो हम करते हैं, अलग बात है, हमको करना चाहिए, क्योंकि मानव को लगता है कि हम आदमी से प्यार नहीं कर पाए, जानवर से ही कर ले। एक कुत्ता पालेंगे, उसको बढ़िया से सहलाएंगे, और घर में एक आदमी है, उससे दिन रात झगड़ा करेंगे। है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिसको प्यार नहीं चाहिए उसको प्यार करेंगे, जिसको प्यार चाहिए उसको प्यार नहीं करेंगे। ऐसे है। तो पशु पक्षियों को आपके प्यार के भूखे नहीं है वो। उनको समय पे आहार चाहिए, धूप लगे तो छाया चाहिए, गर्मी लगे तो मतलब छाया चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो जानवरों को केवल सुविधा चाहिए। जैसे जानवर भूखा है, आप उसको ऐसे रोटी फेंक के दीजिए, क्या करेगा? बोलेगा नहीं जी, आप फेंक के क्यों दियो, हम नहीं खाएंगे। ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा, खा लेगा, क्योंकि उसको सुविधा चाहिए। आदमी को भूख लगी है और वो थोड़ा मतलब ठीक ठाक स्थिति में है और उसको भूख लगी है। जैसे आप घर में आए और घर में आते ही बोले भूख लगी है, और जो घर में सदस्य उठा के ऐसे थाली फेंके, लो खा लो, आप क्या करोगे? या वहां टेबल पर रखा, जाओ खा लो। आप क्या बोलोगे? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक से बोली होती, थोड़ा सम्मान से कही होती। खाना है, मानो तो खाने के लिए श्रम कर रहा है। तो आपको क्या चाहिए? सम्मान भी चाहिए। तो मानव को केवल सुविधा नहीं चाहिए, सम्मान भी चाहिए। और कभी कभी तो सम्मान ही ज्यादा चाहिए। दो रोटी लेकिन इज्जत की, फिल्म में डायलॉग था ना किसी, दो रोटी लेकिन इज्जत की। दो रोटी भी चाहिए, ऐसा नहीं इज्जत से पेट भरेगा। रोटी भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, लेकिन कभी कभी रोटी को दरकिनार कर देता है इज्जत से। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के घर किसी पार्टी में गए, शादी विवाह है, कोई फंक्शन है, वो आपको बुलाया है और आप वहाँ गए बढ़िया कपड़ा पहन के, सेंट टेंट मार के, बाल वाल बढ़िया झाड़ वार के, ब्यूटी पार्लर वगैरह से आ करके,
भाई तैयारी होती है ना पार्टी में जाने की। गए आप पार्टी में और गेट से ही आपने देखा कि आजकल तो खाने का मेन जो टेबल पे लिखा रहता है दाल मखनी और छोले कुलचे और ये और वो सब दिख रहा है। अब आपको जो जो अच्छा लगता है सब दिख रहा है वहां। लेकिन गेट पे जब आप जाते हैं तो जिसने आपको बुलाया है वो ऐसे देखता है आपको और इधर मुंह करके चला जाता है। फिर आप बुलाते हैं भैया, वो देखता ही नहीं है। और अगर आपने कहा अरे सुनो, हाँ बताइए क्या बात है, क्या परेशान कर, क्या हल्ला कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? वहां से चले जाएंगे। कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं और कौन जाएगा? तुम भी जाओगी, अनु भी, और कोई नहीं? इतना बढ़िया अंदर खाना रखा था, दाल मखनी थी, ये था वो था, वो थोड़ी कुछ बिगाड़ रही है। लेकिन सामान्यतः ऐसा होगा नहीं आपके साथ, डरिए नहीं। होस्ट आपकी इज्जत करेगा। ये तो कल्पना की बात कर रहे हैं क्योंकि हम किसी कंटेंट पे आना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि हम वहां से अपने खाने की महत्वपूर्ण चीजों को भी छोड़ देते हैं। बोलते भी हैं उसने बुलाया तो था लेकिन इज्जत नहीं किया इसलिए मैं खाना नहीं खाया। तो हम मानव को सम्मान भी चाहिए और सुविधा भी चाहिए। लेकिन केवल सम्मान और सुविधा से काम भी नहीं चलता। आपका सम्मान भी हो गया, सुविधा भी हो गई, उसके बाद आप समझ भी चाहते हैं। मानव ही ऐसी इकाई है धरती की जो समझना भी चाहती है। पशु पक्षी कुछ समझने के चक्कर में नहीं है, मानव है जो समझना भी चाहता है, संबंध को समझना चाहता है, सुविधाओं को समझना चाहता है। पानी को समझा नहीं तो इतनी चीजें बनाया कैसे? अगर उसने अंदर समझने की प्यास ना होती तो इतनी सारी सुविधाओं की चीज बनाता कैसे? तो समझ भी चाहता है। तो एक यहां से और परिभाषा निकलती है कि केवल सुविधा में जीना, इसको बोलते हैं पशु चेतना। पशु चेतना, केवल सुविधा, केवल सुविधा, केवल सुविधा। और सुविधा का सदुपयोग, अब समझ से सदुपयोग आता है सुविधा का, और समझ से ही सम्मान कर पाते हैं। अगर सम्मान समझे ही नहीं है तो क्या सम्मान कर पाएंगे? तो इसका सदुपयोग, सम्मान करते हैं समझ से, और समझ पूर्वक सुविधा का सदुपयोग करते हैं, तो एक बड़ा सर्किल बनता है जिसको बोलते हैं मानव चेतना। मानव चेतना। तो शिक्षा क्या है? पशु चेतना से मानव चेतना में संक्रमण ही शिक्षा है। पशु चेतना से मानव चेतना में संक्रमित करा देना ही शिक्षा है। तो सम्मान को समझना पड़ता है, विश्वास को समझना पड़ता है। अभी वहां बैठा था, चर्चा कर रहा था कि जब हम लोग हैप्पीनेस करिकुलम दिल्ली में बनाए तो दुनिया में दिल्ली एक ऐसा पहला राज्य है या पहला एजुकेशन सिस्टम है जिसमें प्रतिदिन नर्सरी से लेके 8वीं तक डेली एक पीरियड हैप्पीनेस की होती है। डेली, बिना गैप के, पूरा 40 मिनट हैप्पीनेस की बात होती है। तो पहले तो जो लोग दुनिया में और हैप्पीनेस चलाते हैं, जैसे दुनिया के कई देशों में चलता है, तो महीने में 15 दिन में कोई एक्टिविटी करा लेते हैं, हंसा देते हैं, डांस वांस करा देते हैं, बोले हो गया जी हैप्पीनेस। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि आप डेली क्या कराओगे हैप्पीनेस में, बच्चा तो उब जाएगा, हैप्पीनेस से उब जाएगा वो। डेली क्या कराओगे? तो एक समय ऐसा आया कि दिल्ली के एजुकेशन को, हैप्पीनेस को देखने के लिए, एजुकेशन में और भी काम वहां बहुत हुए हैं, लेकिन हैप्पीनेस को देखने के लिए देश के और दुनिया के बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए कि आप करा क्या रहे हो, झूठ बोल रहे हो, केवल मीडिया में हाईलाइट हो रहा है कि वास्तव में कुछ करवा रहे हो। तो देखने आते थे क्या कर रहे हो। तो उसी क्रम में वाशिंगटन डीसी का लेफ्टिनेंट गवर्नर साइरस हबीब, वो भी आ गए। तो एक स्कूल में 2-2.5 घंटा बिताए। तो वो पूछे कंटेंट क्या है। जब कंटेंट हम लोगों ने बताया रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, अफेक्शन, लव, ग्रेटिट्यूड, बोलते हैं तो ठीक है, हैप्पीनेस क्या है? हम बोले ये हैप्पीनेस है। बोले अरे ये क्या हैप्पीनेस है? उनको तो लगा होगा हैप्पीनेस में कुछ बाजा बजाते होगे, कोई डांस कराते होगे, बच्चों को कोई सिर ऊपर करके हा 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 हंसाते होगे, कुछ करते होगे।
बोले मैं हैप्पीनेस पूछ रहा हूं। तो हमने कहा ये बताइए, अगर दो मानव आपस में विश्वास पूर्वक जी रहे हैं तो ये खुशी है कि नहीं है? बोले है। दो मानव आपस में सम्मान पूर्वक जी रहे हैं तो ये खुशी है कि नहीं है? बोले है। तो हमने कहा इसके लिए क्या होगा? पहले विश्वास को समझना होगा, पहले सम्मान को समझना होगा, पहले कृतज्ञता को समझना होगा। अभी जितनी अव्यवस्था दिख रही है घर में चाहे बाहर, उसका एकमात्र कारण है मानव कृतज्ञ नहीं है। न मानव के प्रति है, न प्रकृति के प्रति है। अगर कृतज्ञ होता तो लाल लाइन नहीं दिखती, लाल क्वेश्चन मार्क नहीं होता। क्योंकि मानव ही धरती का ऐसा प्राणी है जो बिना किसी के सहयोग के जिंदा ही नहीं रहेगा। जीने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिंदा ही नहीं रहेगा। आप यहां सभा में बैठे हुए बताइए, सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक जितने सामान का आप उपयोग करते हैं उसमें से कितना प्रतिशत आप खुद बना सकते हैं? बताइए। सुबह बिस्तर से जगते हैं और रात में बिस्तर में जाते हैं, उसके बीच में आप बहुत सारे सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उसमें से कितने प्रतिशत आप खुद बना सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं? कुछ तो बताइए, मतलब इतना निराश हमको मत करिए। 1%, आधा परसेंट, 10%, 20%, कुछ तो बताइए। 3% एक, 3% दो, और बोलिए और कोई? 10%। बताओ क्या क्या तुम खुद बनाती हो? रोटी बना लेती हो? अच्छा, मम्मी बैठी पीछे। और मतलब रोटी कोई घर में बना लेता है, चलो। और बड़ी रोटी। अच्छा बेटा, रोटी किससे बनता है? आटा से बनता है। ऐसे ही बच्चों को हेल्प करना पड़ेगा, जान लीजिए। आने वाले समय में बच्चों को ये भी नहीं पता है, जब आप बाहर से रोटी मंगा के खिलाएंगे, अभी तो कम से कम आटा आप बता रहे हैं, अभी जोमेटो और स्विगी ये बताएंगे कि आप बाहर से मंगाइए, घर में बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो आटा, आटा कैसे बनता है? गेहूं कहाँ होता है? फैक्ट्री से बन के आता है। ये है अगली पीढ़ी। अब बताइए किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? बच्चे को पता ही नहीं है कि गेहूं खेत में उगता है। क्या दाम देंगे किसान को और क्या किसान का सम्मान करेंगे? ये है दशा। तो कभी खेत घुमा के ले आइए जब गेहूं लगा हो, देखो बेटा ये गेहूं है। ऐसे ही मेरी भतीजी है, तो वो बोली हमें पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हमने कहा पनीर कहाँ से आता है? बोली दुकान से आता है। पनीर दुकान से आता, क्या गलत बोली? तो हमने कहा कि हम देखो 3 महीने बाद फिर गोरखपुर आएंगे, तब तक तुम पता रख के रखना कि दुकान में कहाँ से आता है। तो 3 महीने का उसको असाइनमेंट दे के आया था मैं। तो 3 महीने में उसने पता कर लिया कि गाय दूध देती है और उस दूध से पनीर बनता है, और कोई वो गोपालक जो गाय पालते हैं वो गाय के साथ बहुत मेहनत करते हैं, उसको चराते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं। ये हमने कहा पूरा बात पता करके रखना। तब वो गाय का दूध निकालते हैं, फिर उसका पनीर फाड़ते हैं, फिर पनीर ला के दुकान में पहुंचाते हैं, तब हमारे पैसे से पनीर मिलता है। नहीं तो गाय ना हो, दूध ना हो, तो हमारे पैसे से पनीर नहीं मिलेगा। समझी? तो बेटा गेहूं, जो आटा खेत में उगता है गेहूं, और कौन उगाता है उसको? आपको पता गेहूं उगने में कितना टाइम लगता है? जब आपको पता नहीं, और किसी को, और किसी बच्चे को आपको पता है गेहूं? हाँ, क्या नाम बताई थी आपके पीछे? ये भी बच्चा ही है ना। आपको पता है गेहूं उगने में कितना टाइम लगता है, गेहूं दाना पकने में? हैं?
हाँ, तो यही नवंबर के लास्ट में लगभग या नवंबर के मध्य में गेहूं खेत में लगाया जाता है और अप्रैल या मार्च में काटा जाता है। तो लगभग 4.5-5 महीना। आप सोचो, एक किसान उस खेत में उस गेहूं के साथ 4.5 से 5 महीने लगता है। और ठंडी के सीजन में रात में हमने देखा है गाँव में कि ओला ना पड़े पाला ना पड़े, उसमें तो रात में जाके पानी चलाता है। जब हम सोए रहते हैं रजाई में ब्लोअर ऑन करके, तो उस समय वो किसान खेत में उस गेहूं के साथ लगा रहता है, तो आपको रोटी मिलती है। आपको पता नहीं रहा होगा, नहीं पता है ना, पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम अभी तो यही नहीं पता है कि चीजें कहां से आती हैं। तो हम लोगों ने एक एक्टिविटी बनाई है इसमें हैप्पीनेस में, उसका नाम है भोजन की थाली। उस एक्टिविटी में यह है कि बच्चे परिवार के लोग बैठे हुए हैं और थाली में भोजन रखा हुआ है। तो उसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, पापड़ है, अचार है, सब रखा हुआ है। अब घर के बड़े पूछते हैं कि इसमें रोटी कहाँ से आई, दाल कहाँ से आया, बात कर रहे हैं उस पर, तो पता चल रहा है कहाँ कहाँ से आया। तो आपके एक थाली में जो आप खाना खाते हैं, वो थाली सजने में कम से कम हजारों लोगों का योगदान है। हजारों लोगों का, हम तो कम बोल रहे हैं, क्योंकि गेहूं जहां उगता है उसमें कितने लेबर लगते हैं, फिर वहां कटाई होती है, सफाई होती है, फिर वो आता है, आने के बाद आपके यहाँ थोक के पास, थोक से रिटेल से आपके बगल के दुकान में आता है, फिर आपको मिलता है। लेकिन हम किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं है। हमको लगता है हमारे पैसे से मिलता है। हम यही बता भी रहे हैं बच्चों को, पैसे से मिलता है। बेटा पैसा कमाओ, सब पैसे से मिलता है। तो मानव जितने साधनों का उपयोग करता है, उसका कम से कम शहर का आदमी 1% भी खुद नहीं उत्पादन करता, 99% दूसरों पर निर्भर है। फिर भी छाती चौड़ा करके बोलता है, देखो मैं घर से चम्मच लेके भी नहीं आया था और मैंने सारा कुछ खड़ा किया है। ऐसे लोग बोल देते हैं, मैं घर से तो एक चम्मच लेके भी नहीं आया था, सब मैंने खड़ा किया है। तो मैंने कहा भैया, जिस समय आप ये इस लायक हुए थे कि आप खड़ा कर पाए, उस समय तक में जोड़िए कितने लोग आपको उस लायक बनाने में लगे हुए थे। एक आदमी तो अपना शरीर भी ठीक से चलाना नहीं सीखता, उसको भी चलाना पड़ता उठा के। तो जब आप उस लायक हुए थे कि आप कुछ बना सकें, उस लायक बनाने में कितने लोग लगे हुए थे। तो मानव को खड़ा करने में, मानव को जिंदा रखने में भी बहुत सारे लोगों का योगदान है। प्रकृति का तो है ही है, बहुत सारे मानवों का योगदान है, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं रहता। हम बेहोशी में जीते हैं और अगली पीढ़ी को ऐसी ही बेहोशी ट्रांसफर कर रहे हैं। जिस तरह से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का सिस्टम बढ़ा है, आने वाले समय में दिल्ली में तो शुरू हो गया है, क्योंकि पति भी कमाते हैं, पत्नी भी कमाती है, बच्चे क्रेच में रहते हैं, बच्चे क्रेच में दिन भर, तो बच्चों को जमा कर देते हैं। भाई पति पत्नी दोनों कमाते हैं, क्योंकि बताते हैं भैया एक के कमाई से काम नहीं चल सकता। हमको भी डराए थे, बोले आपकी पत्नी क्या करती हैं? तो हमने कहा कि हमारी पत्नी घर में है, सारा काम करती हैं। बोले अच्छा, कुछ नहीं करती हैं। तो हमने कहा सब कुछ वही करती हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। भाई घर में जाता हूँ, कपड़ा प्रेस किया हुआ मिलता है, खाना बना बनाया मिलता है, घर साफ मिलता है, तो सब तो वही करती हैं, जबकि उस घर में मैं रहता हूँ, मेरा उस घर में कोई योगदान नहीं है। तो बोले जी देखो ये दिल्ली है, एक की कमाई से काम नहीं चलेगा। हमको भी डराए थे, ये दिल्ली है, एक की कमाई से काम नहीं चलेगा, दोनों को कमाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। ऐसे कहते कहते 1 साल बीत गया। बोले जी आपकी पत्नी कोई कोर्स वोर्स करा दो। हमने कहा क्या कोर्स करने का उनका मन होगा तब ना कराएंगे। भाई कोर्स कराना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको बड़े करने में उनका योगदान है, दुर्भाग्य से मैं नौकरी में आ गया, अगर वो नौकरी में आ जाती तो मैं योगदान करता। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए और पुरुषों को ही काम करना चाहिए। भाई कोई एक बच्चों को तो संभालेगा, पुरुष संभाले या महिला संभाले, कोई एक कमा ले। तो बोले भैया आपसे कुछ करा दो। हमने कहा उनका मन नहीं है। बोलते तब भी आप दिल्ली में टिक गए। हम कहे टिक गए, देख लो बढ़िया से जीते हैं, न खाने की दिक्कत हुई, न रहने की दिक्कत हुई, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई।
तो बोलते हैं क्या करते हैं, तो दोनों कमाते हैं तो क्या करेंगे, बच्चे को क्रेच में जमा कर देते हैं। फिर थोड़ा और बच्चा बड़ा हुआ तो हॉस्टल में जमा कर देते हैं। और वो जमा करते करते ऐसा बच्चा बाहर निकल गया कि फिर घर आता ही नहीं है। वो बाहर ही नौकरी करने निकल गया, आपके यहाँ आता ही नहीं है, और जब आप बूढ़े होते हैं तो आपको भी ले जाके वृद्धाश्रम में जमा कर देता है। आप भी बचपन से उसको जमा किए थे। आप कौन सा प्यार, कौन सा माता पिता का स्नेह, कौन सा दुलार दिए थे। तो मैं ये कहता हूं कि कम से कम 12वीं तक बच्चे को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि 12वीं तक में ये वाली शिक्षा हो जाती है, पशु चेतना से मानव चेतना में जो मूल्य शिक्षा। अगर माता पिता समझदार हैं तो 12वीं तक अगर बच्चा उनके पास है तो मूल्य वाली शिक्षा हो जाती है। उसके बाद आप भेज दीजिए, क्योंकि उसके बाद स्किल की शिक्षा शुरू होती है। उसके बाद आप नहीं दे सकते, आप इंजीनियरिंग की शिक्षा नहीं दे सकते, आप मेडिकल की नहीं दे सकते, आप मैनेजमेंट की नहीं दे सकते, आप टेक्निकल नहीं दे सकते, तो आप बाहर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्किल सीखने गया वो, उसके पहले की शिक्षा तो आपके साथ रहते हुए भी ले सकता है, क्योंकि बगल में सारे स्कूल हैं, विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा ले सकता है। उसी बीच में आपके व्यवहार से मूल्य की भी शिक्षा उसकी हो जाएगी। तो 12वीं तक तो रखना चाहिए साथ में, नहीं तो आपको जमा करता है तो आपको दुख होने लगता है। अब आप बचपन से उसको जमा किए थे। क्यों? क्योंकि सुविधा को ही हमने महत्वपूर्ण मान लिया। हमने सुविधा को सब कुछ मान लिया, इसीलिए सुविधा के क्षेत्र में उन्नत भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चल रहा है। उससे मानव मानव साथ में जी सकते हैं ऐसा विश्वास हमको नहीं जी हो पा रहा है। मैं सुविधा के साथ विश्वास पूर्वक जी पाता हूं। एक पेन पे हमको विश्वास है कि इसमें इंक है तो लिख लेंगे, नहीं इंक होगा तो इंक डाल के लिख लेंगे, लेकिन एक आदमी पे विश्वास नहीं है, उसके साथ हम तृप्तिपूर्वक जी पाएंगे। अपने पे विश्वास नहीं है, हम किसी के साथ तृप्तिपूर्वक जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा में मानव को स्थान ही नहीं दिया गया। तो कृतज्ञता आएगी कैसे जब हमने कृतज्ञ होना ही नहीं सिखाया। आपके घर से आकर के कूड़े वाले कूड़ा ले जाते हैं, गंदगी आप करते हो, सफाई वो करते हैं, लेकिन आप कभी बच्चे को बताते हैं कि देखो ये कितने बड़े व्यक्ति हैं, हमारी सारी गंदगी उठा के ले जाते हैं, सारा कूड़ा ले जाते हैं। उसके प्रति हमने कुछ नहीं सम्मान, उनके प्रति कोई सम्मान हमने नहीं अपने बच्चों में दिया। तो एक हम लोगों ने हैप्पीनेस में ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी बनाई है। तो सम्मान वाली एक्टिविटी में छोटे बच्चों को हमने दिया कि आपके स्कूल में जो गार्ड खड़े रहते हैं वो क्यों खड़े रहते हैं। तो उन्होंने बताया जिससे कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ जाए। तो उससे क्या होता है, उससे मेरी सुरक्षा होती है। अच्छा, तो आप, हमको तो लगता था कि पढ़ाई में आपके योगदान खाली टीचर का है, उनका भी योगदान है। बोले हाँ जी, तो ठीक है, आज उनको ले जाके एक फूल देना। पता चला दूसरे दिन एक गार्ड को 50 फूल लाके बच्चों ने दे दिए और वो गार्ड रोना शुरू कर दिया। क्या बात हो गई, ये बच्चे हमको गार्ड मतलब दाई हैं, सफाई करती हैं, उनको ले जाके फूल देना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिए। आपने सफाई किया जिसके कारण हम क्लासरूम में बैठ पा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चला गया क्या इसमें? सम्मान तो कहने, ये बड़ा काम नहीं है, ये छोटा काम है, लेकिन इससे सम्मान का वातावरण बनता है, इससे विश्वास का वातावरण बनता है। ये सब्जी वाला बहुत खराब है, ये तो केमिकल वाली सब्जियां देता है, दूध वाला बहुत खराब है, पानी मिलाता है, यही हमने बच्चों को बताया। अब दूध वाला बेचारा क्या करे, दिल्ली में लोग बोलते हैं जी केमिकल आता है, क्या करे वो दूध वाला, क्या करे? आपको दूध भी चाहिए, चाय के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, खीर के लिए चाहिए, सेवई के लिए चाहिए, फिर उसके बाद आपको दही भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, मट्ठा भी चाहिए, फिर राबड़ी भी चाहिए, फिर पनीर भी चाहिए, फिर खोया भी चाहिए, फिर रसगुल्ला भी चाहिए, फिर रसमलाई भी चाहिए, ये सब आपको चाहिए। उगाना 100 ग्राम भी नहीं है, दूध पैदा नहीं करना, एक गाय भी नहीं है, 100 ml भी दूध आप नहीं पैदा कर सकते। लोड डाल रहे हैं उसके ऊपर जो 2 गाय रखा हुआ है,
तो अपना केमिकल मिला के चाहे इंजेक्शन मार के ला के आपको दे तो रहा है कम से कम आपका काम तो चल रहा है। तो मैंने कहा भैया देखो, आप दूधिए को गाली मत दो, आप दूध पीना छोड़ दो, नहीं मरोगे, कोई नहीं मरेगा दूध के बिना। तो नीड हमारी इतनी ज्यादा, और लोड एक ही आदमी पे डाल के रख दिया। खेती को हमने खराब काम घोषित कर दिया, लेकिन खेती में से हमको अच्छी चीजें चाहिए। तो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक उत्पाद, एक नए तरह का सिस्टम शुरू हो गया बाजार में। अब लाभोन्माद ही मानसिकता में क्या है, लाभोन्माद लिया कह दिया ऑर्गेनिक खेती। अब ऑर्गेनिक खेती से लाभोन्माद करो। सामान्य आटा 30 रुपए किलो दिल्ली में, ऑर्गेनिक आटा 120 रुपए किलो हो गया। पता नहीं किसान को 120 रुपए तो नहीं मिलेगा जो ऑर्गेनिक उगाया होगा। तो हम उसमें ही लाभोन्माद, केवल मानसिकता लोगों में विकसित कर दो कि ऑर्गेनिक चाहिए, उसके बाद उसका बाजार खड़ी कर दो। तो करना हमको कुछ नहीं है, सुविधाएं बहुत सारी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है। अच्छा, जो कर रहा है उसके प्रति कृतज्ञ भी नहीं होना है, तो भाव का भी अभाव है, उसका सम्मान भी नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के अगर कृतज्ञता एक मूल्य बच्चों को शिक्षा में अगर इनकलकेट हो गया, एक मूल्य कृतज्ञता, तो आगे बहुत सारा समाज में बदलाव की संभावना है। क्योंकि जैसे ही कृतज्ञता आती है, सम्मान अपने आप आता है। सम्मान नहीं है इसका मतलब कृतज्ञता नहीं है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपने माता पिता के श्रेष्ठता को स्वीकारता ही नहीं है। लोग बोलते हैं आकर के, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता है। तो हमने कहा बात नहीं मानता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी श्रेष्ठता को नहीं स्वीकारता है। तो क्या आप इतने श्रेष्ठ हैं? आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए। वे नहीं बात मानने का मतलब यही हुआ ना कि आपकी श्रेष्ठता को नहीं स्वीकारता। तो क्या आप इतने श्रेष्ठ हैं? तो श्रेष्ठता को पा जाएं। तो कुल मिलाकर शिक्षा संस्कार विधि से पशु चेतना से जीव चेतना में संक्रमण होता है। ऐसे पशु चेतना से मानव चेतना में संक्रमण होता है। ऐसे मानव चेतना में जीते हुए मानव मूल्य संपन्न होते हैं, कृतज्ञता विश्वास सम्मान पूर्वक जीते हैं। अभी क्या है, हम विश्वास पाने के लिए जीते हैं, सम्मान पाने के लिए जीते हैं। ये सारा रूप पद धन बल क्यों लगाते हैं? सम्मान पाने के लिए। तो जब आप सम्मान दूसरे के हाथ में दे के रखे हैं तो उसकी मर्जी सम्मान करेगा चाहे नहीं करेगा। जब मानवीय शिक्षा होगी तो अंतर क्या आएगा? सम्मान मेरे समझ में आएगा तो मैं सम्मान पूर्वक जीऊंगा, क्योंकि वास्तव में सम्मान का भाव तो मेरे अंदर ही है, बाहर है नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक माला बड़ा सा लेकर के आए और लोगों को बता करके मेरे गले में माला डाले और बहुत महिमा के मेरे गीत गाए और मैं सम्मानित हुआ। तो सम्मान उनमें से कहां से आया? माले में चिपक के आया या आपके जो बोल रहे थे स्पीच उसमें चिपक के मेरे में आया? आपने मुझे सम्मानित किया, मतलब माला पहनाया, साल ओढ़ाया और कुछ मेरे बारे में कुछ कसीदे कढ़े, तो उसमें मैं सम्मानित महसूस किया। तो जो सम्मान आया वो माले के रास्ते आया, साल के रास्ते आया, या आप जो कसीदे कढ़े उसमें ध्वनि के रास्ते, कान के रास्ते आया? सम्मान कैसे आया बताइए? सम्मानित महसूस किया ना, लेकिन वो सम्मान कैसे आया? माले से आया? माले में चिपका था कि साल में चिपका? जी जी, किससे? जो बात सुने उससे अच्छा लगा, व्यवहार से आया। व्यवहार से, हमारा जो व्यवहार है आपके प्रति उसी व्यवहार से आया, उसको हाँ ठीक किया। हाँ, आया, आया ना, हाँ, आया। आया, यही रॉन्ग नंबर है
एक्चुअली सम्मान मेरे अंदर था, उस घटना से सम्मान मेरे अंदर ही महसूस हुआ। ये हम नहीं पकड़ पाते हैं। वो भाव मेरे में था, लेकिन चूंकि उस भाव के साथ मैं बना नहीं रहता हूं, तो उसके लिए जब कोई कुछ करता है, कोई घटना घटाता है, तब मेरे में पहचान में आता है। तो सम्मान एक भाव है, वो ना आता है ना जाता है, मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको साथ जीता नहीं हूं, मैं उसको पहचान नहीं पाता हूं। तो जब कोई घटना होती तब मेरे में पहचान में आता। थोड़ा सा भारी लगेगा, भारी लग रहा है ये, हाँ, क्योंकि अभ्यास नहीं है। लेकिन आप जांच के देखिए, जब जब आपका सम्मान हुआ तो आपके अंदर से ही एक सम्मान की फीलिंग आती है। तो हर मानव के अंदर से ही सम्मान की फीलिंग आती है। लेकिन चूंकि हम सम्मान पूर्वक नहीं जीते हैं, तो हम सम्मान पाने के लिए जीते हैं। जैसे रूप के आधार पर सम्मान पाने का प्रयास। तो मैं जब बच्चों का शिविर लेता हूं, आजकल डाइट में बच्चों का शिविर लेते हैं, तो उसमें क्या है, समाज ने मान लिया है कि बच्चों का पढ़ाना तो महिलाओं का काम है, छोटे बच्चों का। तो अगर किसी डाइट में 120 सीट है बच्चों के लिए, एडमिशन के लिए, तो उसमें आजकल 110 लड़कियां एडमिशन लेती हैं। मतलब लड़के भरते नहीं, फॉर्म ही नहीं भरते। 120 लड़कियां और केवल 10 लड़के। तो हर डाइट में लड़के अल्पसंख्यक हैं बेचारे तो उनका शिविर लेते हैं। तो लड़कियां हैं सारी। तो हम उनको कहते हैं कि बेटा ये बताओ कि आप जिससे मित्रता, किससे मित्रता करना चाहोगे, जो सुंदर हो या जिनका व्यवहार अच्छा हो? तो लड़कियां क्या उत्तर देंगी? मैं उनसे सामने प्रश्न रखता हूं कि आप जो आपस में मित्रता करते हो या करना चाहोगे, तो उस लड़की से करना चाहेंगी, मतलब एक लड़की दूसरी लड़की को इस आधार पर मित्र बनाएगी वो कुछ सुंदर है या उसका व्यवहार अच्छा है? सब लोग यही कह रहे हैं ना, व्यवहार अच्छा है। वो लड़कियां भी बोलती हैं कि जिस लड़की का व्यवहार अच्छा रहता है उनसे हम मित्र बना लेते हैं। हमने कहा लेकिन अपना क्या ठीक करने में लगी हो, रूप या व्यवहार? अपना क्या ठीक करने में लगे हैं? रूप। मित्रता किससे करेंगे? जिसका व्यवहार अच्छा होगा व्यवहार को ठीक करने में नहीं लगे हैं। तो हमको पता है कि हम व्यवहार से तृप्त होते हैं, लेकिन हम रूप ठीक करने में लगे हुए हैं। तो बाजार तो इसके लिए बैठा ही हुआ है। आपका रूप ठीक करने के लिए बाजार बैठा है। ये लगाओ, वो लगाओ, ये वाला क्रीम लगाओ, वो वाला, ये पाउडर लगाओ, ये लोशन लगाओ, वो लगाओ। अगर कुछ लगाने से नहीं ठीक होता तो आ जाओ, चमड़ी ही बदल देंगे तो बाजार तो उसके लिए बैठा ही है, करो। लेकिन उससे आप तृप्त नहीं होते हैं। तो अभी हम रूप के आधार पर सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग तरह के रूप बनाते हैं। कभी कभी अपने ही परिवार का सदस्य पहचान में नहीं आता, ऐसा रूप बना लेता है तो हम रूप अलग अलग तरह का बनाते हैं, पद अलग अलग तरह का बनाते हैं और बताते हैं, धन को दिखाते हैं, ताकत को दिखाते हैं और सम्मान पाने की कोशिश करते हैं। तो हम घटना विधि से सम्मान पाने की कोशिश करते हैं। तो या तो कोई घटना का इंतजार करते हैं कि मेरा बर्थडे आएगा तो मेरे लिए लोग गिफ्ट लाएंगे और मुझे प्यार करेंगे और मैं सम्मानित महसूस करूंगा। तो या तो घटना का इंतजार करते हैं या बीच में कोई घटना घटा देते हैं कोई नया इवेंट अपने आप ही घुसा देते हैं। तो घटना विधि से हम सम्मान पाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक वो घटना रहती है तब तक हमको सम्मान महसूस होता है। जैसे ही घटना हट गई, सम्मान गायब। भाई मंत्री जी को माला आपने पहना दिया, जय जयकार लगा दिया, अखबार में फोटो छप गया, मंत्री जी सम्मान महसूस कर दिए। अब दूसरे दिन अखबार में फोटो ही नहीं है अब क्या करेंगे? तो फिर किसी को फोन करेंगे, भाई मेरा कोई नागरिक सम्मान कराओ अब नागरिक सम्मान कराएंगे तो फिर फोटो छपेगा, फिर खुश होंगे, हाँ बहुत बढ़िया।
फिर 3 दिन फोटो नहीं आया, फिर क्या करेंगे? फिर किसी चीज का उद्घाटन करने जाएंगे, बोलेंगे भाई दशरथ भाई कुछ उद्घाटन नहीं करना है, बताओ हमको। कुछ उद्घाटन करेंगे, फीता टांगेंगे तो काटेंगे तो कुछ फोटो आ जाएगा, फिर खुश हो जाएंगे देख के, फिर 3 दिन नहीं फोटो आया। तो क्या हो गया? सम्मान के लिए हम घटना पर और दूसरों पर निर्भर हो गए। मैं सम्मान पूर्वक जी सकता हूं ऐसा मेरे में विश्वास ही नहीं बना। मैं विश्वास पूर्वक जी सकता हूं ऐसा हमको सूचना ही नहीं है। तो मैं विश्वास पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता, अंत में अपमान और अविश्वास पूर्वक ही मर जाता हूं। तो एक्चुअली सम्मान कहीं बाहर है नहीं। जो भी कोई सम्मान करता है तो हमको महसूस अपने अंदर ही होता है, यानी है मेरे अंदर ही, लेकिन मैं नहीं पहचानता तो किसी घटना के माध्यम से पहचानवाया जाता है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि हम अपने अंदर जो सम्मान है उसको समझ नहीं पाते हैं या तो एहसास नहीं कर पाते, लेकिन बाहर का टेम्पररी जो कुछ घटना से मिल रहा है उससे थोड़े क्षण के लिए कुछ मेरे में ही महसूस हो जाता है मेरे में थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं उसकी निरंतरता चाहता हूं। मैं थोड़े देर का सम्मान चाहता नहीं। आप में से कोई है जिसको सुबह सम्मान किया जाए, शाम को अपमान किया जाए? ब्रेकफास्ट के समय सम्मान और रात में डिनर के समय अपमान, दोपहर में सम्मान। तो कितने देर सम्मान चाहिए आपको? कितने देर सम्मान चाहिए? छोटों को सम्मान नहीं चाहिए? आप रिस्पेक्ट नहीं चाहते हो अपनी? हो देखो, बच्चों को यही बता दिया कि भाई तुम छोटे हो। आपको सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका लोग रेस्पेक्ट करें कि ना करें? करें। कितने देर करें? थोड़ी देर करें कि ज्यादा देर करें कि हमेशा करते ही रहें? आप कितने देर रिस्पेक्ट चाहते हैं अपना? सम्मान कितने देर चाहते हैं? थोड़ी देर, ज्यादा देर या हमेशा? बाकी लोग? बाकी लोग तो सम्मान आपको हमेशा चाहिए, एक पल भी आपको अपमान नहीं चाहिए। वो कहां से मिलेगा अगर घटना पे डिपेंड हो गए तो? भाई एक बार घर बना के दिखा लोगे, देखो जी मेरा घर, एक बार सम्मान पा लिए, अब 15 दिन बाद दूसरा घर तो नहीं बदलेंगे ना आप। फिर कैसे मिलेगा? एक बार कपड़े से, एक बार पद से, रूप से, धन से, बल से दिखा दिए, लेकिन आपको तो हमेशा चाहिए, अब कैसे मिलेगा? तो रोज नई नई घटना घटानी पड़ेगी, रोज कुछ नया नया नौटंकी की नाटक करना पड़ेगा। तो घटना विधि से उसकी निरंतरता आ नहीं सकती। इसलिए बोला कि सम्मान को समझना पड़ेगा कि सम्मान चीज क्या होती है। मेरे में होते हैं, इसको पहचानना पड़ेगा। फर्क ही नहीं पड़ता कोई मेरे लिए क्या बोलता है, फर्क ही नहीं पड़ता कोई मुझे गरीब बोलता है, अमीर बोलता है, कोई मुझे अहंकारी बोलता है, कोई मुझे विद्वान बोलता है, कोई मुझे बहुत समझदार बोलता। मैं अपनी तृप्ति पूर्वक जी रहा हूं, मेरा सम्मान मेरे में बना हुआ है। ऐसी स्थिति को हम सब पाना चाहते हैं कि मेरे अंदर सम्मान बना रहे। तो आपके अंदर ही पहचान में आ जाएगी तो वो आपके पास हमेशा होगी। अगर वो बाहर से आएगी तो उसकी मर्जी है, देगा चाहे नहीं देगा। अब पता चल रहा है झगड़ा क्यों होता है। तो एक शिविर चल रहा था दिल्ली में, दिल्ली के ही ज्यादा एग्जाम्पल आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बड़ा इंटेंस काम हुआ पिछले 4 साल में। तो 150 टीचर बैठे हुए थे और वो शिविर शुरू हुआ था संडे के दिन। अब संडे के दिन किसी टीचर को आप बुला लीजिए शुरुआत में, सरकारी टीचर को, कि भैया संडे से शिविर आपका है, तो वो गुस्से में आए। मंडे से करते थोड़ा कम गुस्सा आता। क्यों दीदी, आप पर्दे के पीछे बैठ के हंस रही हो?
तो किसी टीचर को आप बुला रहे हैं और संडे के दिन से शुरू कर रहे हैं, मंडे को बुलाते समझ में भी आता, तो उनके अंदर गुस्सा था। तो खैर एक दिन बातचीत हुआ, जैसे अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गुस्से में है कुछ भी है, हम तो देखिए करेंगे बातचीत और बिना गुस्से में आए करेंगे, प्यार प्यार मोहब्बत से ही करेंगे। तो हम बातचीत करते रहे, एक दिन बीता, एक दिन में ही लगभग ज्यादातर लोग नॉर्मल हो गए। एक बहन नहीं नॉर्मल हो रही थी, 4 दिन तक उनका गुस्सा बना रहा। जब भी कोई बात बोलते थे, नहीं जी क्या ये आपका सिस्टम क्या है, गर्मी की छुट्टी में वो भी संडे के दिन शिविर शुरू करा दिया, हम लोगों को कोई काम धाम नहीं है क्या? अब वो गुस्से में रहती थी। 6वें दिन वो बोलती हैं कि भैया मजा आ गया। हमने कहा क्या हुआ? तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि देखिए व्यवस्था ये है, इसमें तालमेल पूर्वक जीना पड़ता है, जीना होगा, मानव जब भी जिएगा, पशु चेतना से मानव चेतना में जाना है, ये कार्यक्रम है। आप इसको समझ जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में ले आएंगे, नहीं तो आप अपनी मौज में किसी है ही हैं। मैं यहाँ सभी बैठे किसी मौज में ही है, सब यहाँ कोई दुखी पीड़ित थोड़ी आके बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है ना, सब यहाँ दुखी पीड़ित आके बैठे हैं, सब अपने अपने मौज में ही है। तो हम यही कहते हैं कि देखो भाई ये प्रस्ताव है, इसको समझ के जिया जाए, अन्यथा आप अपने मौज में है ही हैं, आपकी मौज है। तो बोली यही हमको एक टोटका मिल गया, टिप्स मिल गया। बोले क्या हो गया? तो बोले देखिए जब भी मेरे पति के सामने मैं कुछ कहती थी तो तुरंत बोल देते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो मुझे गुस्सा आ जाता था और फिर बात बढ़ जाती थी, 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक बात ही नहीं होती थी। इधर मैंने क्या किया है कि मैं उनके सामने कोई प्रस्ताव रखी, कुछ कहा मैंने, और वो बोले नहीं नहीं ये नहीं होगा, तो मैं बोल देती ठीक है मैंने कह दिया, बाकी आपकी मौज है। तो बोली पहले दिन तो कुछ नहीं बोले, शाम को यहां से गई तो फिर कोई बात हुआ, फिर हमने कुछ कहा तो बोले नहीं एकदम नहीं होगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपकी मौज है। बोले आज सुबह जब ऐसी घटना हुई तो हंस दिए। बोले तुमने कहां से तीर लेके आई हो तुम, इसमें तो गुस्सा बनता ही नहीं है। तो आपकी मौज है। तो कौन सा चीज आपको जिंदगी में कब टर्न कर देगा पता नहीं। तो आपको सम्मान समझना है, विश्वास समझना है, कृतज्ञता समझना है, ये समझना की चीज है। समझेंगे तो बढ़िया से जिएंगे, अन्यथा आपकी मौज है, किसी न किसी मौज में है ये। तो लोग बोलते हैं जी आपको पता नहीं है झगड़े से प्यार बढ़ता है। क्या बोलते हैं? झगड़े से प्यार बढ़ता है, और 2 बर्तन होते हैं तो आपस में लड़ते ही हैं। तो यहां पर जो है 2 बॉटल सुबह से रखे थे, कभी लड़े दिन भर में आपस में? अरे मानव लड़ाता है तभी लड़ते हैं। बर्तन आपस में नहीं लड़ते। तो हमने कुछ ज्ञान दे दिया, समझ नहीं दिया तो कुछ मान्यता दे दी कि झगड़े से प्यार बढ़ता है, तो झगड़ा करो, प्यार बढ़ाओ। तो ज्यादा प्यार बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा? तो खूब ज्यादा प्यार करना है तो खूब ज्यादा पहले झगड़ा करिए। जी बर्तन आपस में टकराते ही हैं। अरे बर्तन है वो, पहली बात, आदमी नहीं है। दूसरा वो आपस में टकराते ही नहीं है जब तक आदमी कुछ नहीं करता है। ऐसे ऐसे हमने ज्ञान दे दिया लोगों को। क्यों? क्योंकि साथ जीना नहीं समझा पाए तो कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देना था, हमने दे दिया। तो देखिए प्यार तो सम्मान को समझना पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि हैप्पीनेस करिकुलम में हम जब इसको बनाए तो सम्मान क्या है उसको समझने का कार्यक्रम रखे, क्या स्टोरी दें उसके लिए। तो हमने स्टोरी बनाई है हैप्पीनेस करिकुलम में। बनाई है मतलब जो पहले से स्टोरी है उनमें से लिया है, और उन स्टोरी को हमने अपने ढंग से यूज किया है। लेकिन कहानी उसमें मुद्दा नहीं है, उसमें उन कहानी के आधार पे जो हमने चर्चा कराई है वो मुद्दा है। कहानी तो छोटी सी है, तो कहानी एक टूल है, नीचे हम उस पे 2 दिन चर्चा कराते हैं कहानी। और चर्चा भी कैसे कराते हैं? जैसे हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई मान लीजिए, तो लास्ट में प्रश्न क्या बनता है? कछुआ क्यों जीत गया, खरगोश क्यों हार गया?
कछुए ने क्या गलती, खरगोश ने क्या गलती की, यही सब पूछते हैं। हम ऐसा नहीं पूछते। हम प्रश्न क्या पूछते हैं, क्या आप भी कभी कछुए की तरह से सफल हो पाए हैं? उस घटना को बताइए। या आप कभी खरगोश की तरह से गलती कर दी है जिसके कारण आप पीछे रह गए? उस घटना को बताइए। यानी कहानी को उसकी जिंदगी से जोड़ रहे हैं। भाई कहानी के कंटेंट पे प्रश्न पूछ के क्या करेंगे? वो तो पता ही है कि खरगोश क्यों हारा था। नहीं तो आगे कहानी बदल जाएगी, तब क्या करेंगे आप? जैसे किसी की टोपी लेके बंदर भागा। अब दूसरे ने, आदमी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम मतलब एक और टोपी लगाओ और लगा के निकाल के फेंक दो। तो बोले जी पहले ये कहा जाता था कि बंदर जो है वो नकलची होता है, अगर आपकी टोपी लेके भाग गया तो आप एक दूसरी टोपी लगाओ और लगा के फेंक दो, तो बंदर भी आपकी टोपी फेंक देगा। अब क्या हुआ घटना आगे? तो पहले तो ऐसा हो गया, 10-20 साल ऐसा चलता गया। अब जो है किसी की टोपी लेके भागा और दूसरा एक टोपी लगाया फेंका, बंदर फेंका ही नहीं। तो बोले जी क्या हो गया? तो बोले अरे आपके पुरखों ने कुछ सिखाया है तो हमारे भी पुरखों ने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया है। तो अब क्या होगा? इस कहानी से कोई शिक्षा नहीं। तो अंत में क्या लिखेंगे, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती? तो हम जितनी भी कहानियां रखे हैं उन सारी कहानियों पे हम बच्चों का रिफ्लेक्शन लेते हैं, उनके अंदर क्या रिफ्लेक्शन आया। हम जो भी एक्टिविटी कराते हैं उनमें भी बच्चों से रिफ्लेक्शन लेते हैं कि आपके अंदर उसको सुन के क्या रिफ्लेक्शन आया। इस ढंग से हैप्पीनेस। जी हो गया टाइम। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसका कोई भी उदाहरण दुनिया में उपलब्ध ही नहीं था। भाई आपको साइंस की बुक बनाना हो तो उसका उदाहरण उपलब्ध है, लेकिन हैप्पीनेस की बुक बनानी है, डेली एक्टिविटी स्टोरी करानी है, एक्सप्रेशन कराना है, और उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। क्या किया जाएगा? तो पहले 2 महीने तो हम लोग केवल बैठ के बात किए, कुछ काम नहीं किए। और मंत्री जी का बहुत उपकार था कि उन्होंने कहा ठीक है पहले बात ही कर लो। तब हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क बनाया। फ्रेमवर्क को विद्या के कंटेंट के आधार पर बनाया। उस फ्रेमवर्क को हमने हॉरिजेंटली बांटा कि क्या क्या कंटेंट रहेगा। हॉरिजेंटली पहले बांटा, फिर वर्टिकली उसको क्लास वाइज बांट के फिर उसमें कहानियां और एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी तो बनी बनाई थी नहीं, हमारे पास एक्टिविटी बनानी थी, कहानियां कौन कौन सी होंगे जो वहां पे ले जाकर रखी जाए। इस ढंग से करके हैप्पीनेस करिकुलम को हम लोग बनाए। क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से हमको ये वाला काम करना था, बच्चे हैप्पी हो जाए, ये नहीं करना था, वो पशु चेतना से मानव चेतना में उनका संक्रमण हो जाए, ये करना था। तो अभी एक काम करते हैं कि आज दिन भर जितनी चर्चा हुई है वो पूरी चर्चा आपको किसी फ्लो में दिखती है? कोई 1-2 लोग उसको व्यक्त कर दीजिए। पूरी चर्चा किसी फ्लो में दिखती है? हाँ पता चले ना, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट। सुने वाला ना, आगे पाठ पीछे सपाट। तो पहला चीज जो भी बात हुई है वो आपको पास कितनी पहुंची। दूसरा ये है जो बात भी कही गई है उसका कोई फ्लो है क्या, या इधर उधर से कही गई, छितराया हुआ सा लग रहा है। और कभी भी इसमें अगर व्यक्त होना है तो ऐसा नहीं कहना है कि आपने पहले ये बताया, फिर आपने ये बताया, फिर आपने ये बताया, ये मोड नहीं चलेगा। मुझे जो समझ में आया है उसका फ्लो ये है कि मानो कोई चीज है, प्रकृति की इकाई है, जैसे अन्य इकाइयां प्राकृतिक हैं वैसे ही मानव भी प्राकृतिक है। अन्य इकाइयों का आचरण निश्चित है, मानव का निश्चित। मतलब मैं अव्यक्त होने लगा। ऐसे ही कोई फ्लो बना के बताइए।
बताइए। कोई भी। हेलो हेलो। पशु जो होता है वो सिर्फ सुविधा चाहता है, और जो मानव है वो सुविधा, सम्मान सम्मान एक्स्ट्रा और समझ भी चाहता है। दूसरा मतलब जो जीव है और प्राण अवस्था है और पदार्थ अवस्था है, वो परस्पर एक दूसरे को पूरक होते हैं, जबकि मानव जो होता है वो सिर्फ लेना चाहता है और देना मतलब वो नहीं पाता है, वो उसका अधूरापन है। भैया इस चीज में मैंने देखा कि जो बच्चों के बारे में जो बात हुई, ये जो बच्चे बेसिकली नेचुरली जो होते हैं जिज्ञासु है, हम्म। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, हम भी बच्चे थे। हम्म। तो हर मानव जब भी मतलब कि जन्म लेता है तो बाय नेचर हर बच्चा जिज्ञासु है और तृप्त होना चाहता है, न्याय का याचक है। तो योग्यता उसके लिए और सही कार्य व्यवहार चाहता है और सत्य। तो लैम्मा करके एक जो प्रोग्राम जो किया है, हमने काफ़ी लोगों ने इसमें भी किया है, तो उसमें देखते हैं कि जितने भी इंसिडेंट जो है, जो बड़े होते हैं, जो इंसिडेंट कैरी करके पूरी ज़िंदगी को मतलब झेल के जो निकालते हैं, तो इसी के कारण कुछ ना कुछ घटनाएं जो घटित होती है, या तो एजुकेशन में, या तो घर में, या तो कहीं भी, तो उसके वो घटना को लेकर चलते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी को कुछ अलग डायरेक्शन में ही जीते हैं। तो इसी बच्चों के लिए नहीं, मतलब कि हर एक मानव ये चाहता है, ये चार चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगर हमको तो अगर हमारे इस हिस्से पे काम नहीं हुआ है तो हम भी आज तक बच्चे ही हैं। बच्चे ही हैं। तो हम बच्चे पैदा हुए थे और बच्चे ही मर जाते हैं। इसमें तो ये भी दिखता है कि हम बच्चे से, अभी बच्चे तो कुछ मतलब कि लदा हुआ नहीं है उनके ऊपर, तो अभी तो ये मतलब कि सीधा वो ग्रहण कर सकते हैं। बहुत और अच्छा। हमको तो काफ़ी चीज़ें अभी मतलब कि मिटानी पड़ेगी, अभी 2-3 दिन तो मिटाना पड़ेगा, तब जाके कुछ नई चीज़ हम उसको स्थान दे पाएंगे। बहुत बढ़िया। हमारे पास एक बैगेज है, जो बड़े हो गए उनके पास एक गठरी है बहुत सारी, और वो गठरी हम ढो रहे हैं और वो पता भी नहीं है क्यों ढो रहे हैं, और उसको हमने जांचा भी नहीं उस गठरी को कि जो है उसमें का सामान काम लायक है कि नहीं है। अब अगर वो काम लायक नहीं है तो सड़ेगा, सड़ेगा तो बदबू देगा, और बदबू किसको आएगा? जो टांगा है उसी को आएगा। तो कम से कम जांच परख तो की जाए। बढ़िया, बहुत अच्छा अजय भाई, बहुत बढ़िया। और ऐसे चीजें निकाल के लाइए अपना मूल्यांकन। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या पकड़ में आया? माइक दीजिए। तो जो आधा समझ में आया वो बताइए। हाँ, करना नहीं चाहिए। भाषा थोड़ी सी इसको ठीक कर लीजिए कि उससे पूरा नहीं पड़ेगा। हाँ, जो चीज़ हम उससे पाना चाहते हैं वो मिलेगा नहीं, बाद में हम दुखी होने वाले हैं। बहुत अच्छा। और कोई? तो ये दूसरा जो पदार्थ चार अवस्था के बारे में जो बात हुई, तो मेरे को एकदम क्लियर हो रहा है कि हम हर अभी जिस तरह से जी रहे, तो पशु चेतना में जो जी रहे, तो पशु चेतना के अंदर हर इकाई का कहीं ना कहीं शोषण ही कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल एक बूंद बनाने की इंसान बना नहीं सकता है, हमारे उसको वेस्ट, हर रोज कितना पेट्रोल हम बिना मतलब का मतलब कि कहीं भी वेस्ट करते रहते हैं, फूड वेस्ट करते हैं, पानी वेस्ट करते हैं, हर नेचुरल सोर्स को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह पशु पंछी का भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए फायदे के लिए गलत उपयोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं अभी एक इंसिडेंट मेरे को याद है, जब गांव में जब ऊँट कोई सामान जब ढोना है, तो
तो ज़्यादा भर देते हैं, फिर मतलब कि उसको सोटी मार के चाबुक मार के उसको ढोने के लिए मजबूर करते हैं। तो मानव ने अपने शोषण के लिए मतलब कि कौन सी एक अव्यवस्था खड़ी की है, तो प्रकृति के साथ कहीं भी हर इकाई के साथ। और अभी ये भी दिखता है कि मानव का भी कहीं ना कहीं यूज कर रहा है उस लेवल में शोषण तक। आप इकाइयों का तो किया ही है, पर मानव का भी कहीं ना कहीं शोषण हाँ, मानव का ही करेगा। तो अभी क्या है, एक परिवार में गया मैं, तो उस परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये गोरखपुर की घटना है 2012 की। तो उनका बाहर ऐसे नल खुला हुआ था, पंखे सारे चल रहे थे। तो एक बच्चा था इनके जितना बड़ा, इनसे थोड़ा बड़ा था। तो हमने कहा बेटा वो पानी बंद कर दो और ये बिजली इतना पंखे क्यों चला के रखे हो। बोला अंकल क्या दिक्कत है, हम इसका बिल भरते हैं। क्या दिक्कत है, हम इसका बिल भरते हैं। तो अभी हम अगली पीढ़ी में क्या भर रहे हैं, हमारे पास पैसे की ताकत है। अब आपके बिल भरने की ताकत से थोड़ी पानी बचेगा, खत्म हो जाएगा तो आपके पास बिल भरने की ताकत रहेगी, पानी नहीं रहेगा। ये जो बिजली बन रही है ये भी किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके बन रही है, किसी प्राकृतिक स्रोत को खत्म करके बन रही है। कोयला जलाया जा रहा है, गैस जलाया जा रहा है, कुछ ना कुछ जलाया जा रहा है, तब बन रही है। तो अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो खत्म हो जाएगा। तो ये बात नहीं बता रहे हैं, वो कह रहा सीधा अंकल आपको क्या प्रॉब्लम है, हम बिल भरते हैं इसका, हो गया। अब कृतज्ञता कहां से आएगी। तब तो बच्चा समझ गया ना, आगे की पीढ़ी समझ रही है आपके पास बिल भरने की ताकत होनी चाहिए। बस आपके पास पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदने की ताकत होनी चाहिए। पेट्रोल खत्म हो रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो राइडिंग में खर्च कर लेते हैं जी। एक राइड लेके आता हूं, ड्राइव करके आता हूं, थोड़ा पता चला 100-200 किलोमीटर ड्राइव करके आ गए। क्या करने गए, ऐसे ही ड्राइव किया हूं और उसी में 5 लीटर पेट्रोल फूंक दिए। अब वो थोड़ी धरती में जाएगा फिर। बढ़िया। और मानव सम्मान पाना चाहता है, सम्मान उसके अंदर ही उपलब्ध है, फिर भी वो डिफरेंट घटनाओं जैसे रूप धन पद से पाना चाहता है। वो एक सीखा। बढ़िया। तो सम्मान पाना चाहता है, सम्मान पूर्वक, एक्चुअली सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, लेकिन पता नहीं इसलिए सम्मान पाने के लिए दौड़ रहा है। हाँ जी। दूसरी चीज़ की ये जो शिक्षण कहाँ पर? का, हाँ हाँ हिमांशु, ये जो शिक्षण क्यों, ये जो प्रश्न हुआ था, तो उसमें जब हम डेप्थ में गए तो काफ़ी क्लैरिटी हुई कि एक तो अभी जो आज शिक्षण दे रहे हैं हम लोग और हमारी जो शिक्षण से अपेक्षा है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो एक तो जो शिक्षण अभी दे रहे हैं वो लाभोन्मादी, भोगोन्मादी और कामोन्मादी शिक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं, और जो अपेक्षा हमारी है जो यहाँ पर लिखी गई है वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन में है। और दूसरी चीज़ की, हम जब बोलते हैं तो शिक्षण पहले क्यों, ये क्वेश्चन ही सबसे पहले जो जनरेट होता है, तो उससे एक चीज़ ये समझने गए कि पदार्थावस्था, प्राणावस्था और ये जो पशु पक्षी है तो इनमें संतुलन ऑलरेडी है और मानव का अनिश्चित आचरण है, बाकी का आचरण निश्चित है। तो ये जो ध्यान जाता है तो उससे भी काफ़ी ये क्लियर हो जाता है कि अभी मानव को अभी शिक्षण की ज़रूरत क्यों है, और वैसे शिक्षण की ज़रूरत है तो शिक्षण में क्या होना चाहिए, तो उसका ध्यान गया थोड़ा। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने घोषित कर दिया है कि ह्यूमन इज द मोस्ट सिविलाइज एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स। मानव जो है धरती का सबसे सभ्य इकाई है, ऐसा घोषित किए कि नहीं। क्या सभ्यता है देखा जाए, अपने ही घोषणा करनी थी, करके बैठ गए। कोई जानवर थोड़ी हमारे बारे में घोषणा किया है, हमने ही किया है कि मानव धरती की सबसे सभ्य इकाई है। जबकि हमको क्या खाना है आज तक पता नहीं है, कब खाना है भी नहीं पता, कैसे खाना है भी नहीं पता। अभी ये आहार के मामले को ले लीजिए तो हम निश्चित नहीं हुए, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कुछ भी नहीं पता है। जानवर को तो क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना, कितना खाना है,
उससे आप हिला ही नहीं सकते। गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। आहार के मामले में इतने निश्चित हैं, हम तो आहार के मामले में निश्चित नहीं हुए। खाना खा लिए तब तक 2 बिस्किट भी खा लिए, तब तक कोई बताया जी ये नमकीन बहुत अच्छा था, वो भी खा लिए। मतलब शरीर को हम रेस्ट, देखिए शरीर की डिजाइन ऐसी है, शरीर की डिजाइन ऐसी है कि शरीर के ऊपर वाला, यहाँ तो मेडिकल साइंस के लोग बैठे हैं, भैया कहाँ गए, ये भी बैठे हैं, तो शरीर के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये चीजों को पचाने के लिए है, फिर यहां से नीचे सफाई का काम शुरू हो जाता है। तो अब हार्मोन वही है, हम कुछ मुंह में डालें, मुंह में डालते ही सूचना गई कि कुछ आ रहा है और पचाओ, हार्मोन्स के द्वारा सूचना गई, तो उस तरह के रस वगैरह निकलना शुरू हुए और वो काम शुरू हो गया। भाई एनर्जी तो शरीर में है, तो उस तरह के रस वगैरह निकले और पचाने का काम शुरू हुआ। तो पता चलता है कि 2 खाने के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए, 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब क्या हुआ, जैसे ही हम कुछ खाए और पचाने का काम शुरू हो गया, ठीक है पच भी गया, अब हार्मोन का सिग्नल आया भाई पच गया, अब इसको निकालो, सफाई का काम करो, तब तक फिर कुछ हम मुंह में डाल लिए। जैसे ही मुंह में डाले तुरंत संकेत गया, अरे रुको रुको रुको, ऊपर से कुछ आ गया इमरजेंसी, फिर पचाने में लग गया, फिर सफाई नहीं हुआ, तो पता चलता गंदगी सब पड़ी रह गई, सफाई। अभी तो मामला शरीर की सफाई का ज्यादा दिक्कत है, अभी आहार की समस्या नहीं है, अभी तो सफाई नहीं हो रहा, तो हम शरीर को भी ठीक से नहीं समझ पाए। तो अभी मेडिकल साइंस बोलता नहीं जी 2-2.5 घंटे में कुछ खा लेना चाहिए। तो किन के लिए बोलते हैं, जिनको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है, ये वो अगर नहीं खाएंगे तो हाइपर एसिडिटी है तो हो जाएगा, तो अल्सर हो जाएगा। लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको थोड़ी 2 घंटे पे खाना है, वो तो 4 घंटे पे खाएं, कम से कम 3-4 घंटा अंतर रहे। और रात में एक समय होता है, जैसे अभी आजकल आ रहा है ईटिंग विंडो कितने देर की होनी चाहिए, बोलते हैं ना 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की। तो सुबेरे 8 बजे तो बोलते हैं सुबेरे 8 बजे खाना शुरू किए, रात में 8 बजे बंद कर दीजिए, जिससे कि 12 घंटा पूरा सफाई के लिए मिल जाए। अभी धीरे धीरे आ रही चीजें कि कम से कम रात में तो समय से खा लीजिए, उसके बाद कुछ मत खाइए। अभी तो रात में 12 बजे तक जग रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया खाने से ही हम खुश हो पाएंगे। हमारी खुशी का स्रोत हमारा खाना है, हमारा आहार है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, और मेरा बेटा है 12 साल का, वो पहले से इतना जिद्दी था कि मार्केट में कहीं से भी गुजरता था, कोई भी खिलौना होता है, कोई भी नई चीज देखता है, वो तुरंत मेरे से जिद पकड़ के वो खरीदवाता है। और खरीदते ही मैं आधे घंटे इधर उधर होता हूँ, तुरंत वो खोल देता है, तोड़ देता है। ऐसा भी होता है, लोहे का भी लिया तो भी वो तोड़ देता है। तो मुझे अब पता चलता है कि शायद इसमें जिज्ञासा ज्यादा होती है। वो ज्यादा जिज्ञासु है, उसको शिविर में ले आए कि नहीं लाए? कल लेके आइए। किसी किसी शिविर में कुछ बच्चे आते हैं जो बड़ों से ज्यादा प्रश्न करते हैं, खूब प्रश्न करते हैं। जी, માણસની જરૂરિયાતો એટલી બધી થઈ ગઈ છે હાલના યુગની અંદર કે એને પૂરી કરવી કોઈની તાકાત જ નથી. માણસને ઠંડીની જરૂર પડે છે કે એસી ચાલુ કરી દઈએ, પણ એવું વિચાર નથી કરતો કે હું એક બે વૃક્ષ વાવું અથવા એને હું છેકરી મોટું કરું જે આગળના 50 વર્ષ સુધી કામ કરે, એવું તો કદી વિચાર જ નથી કર્યો. બીજી વાત કરીએ તો હાલ વરસાદ પડપડ થાય છે, તો માણસો એમ વિચાર કરતા હોય કે જીસુ જીસુ બાકી રહી જાય છે, વરસાદ આય જાય કરે છે, પણ આપણે એટલું વિચાર નહીં કર્યો આપણે કુદરતી પરિબળો કેટલી અસર પહોંચાડી. આપણે ખુદ જ વિચાર નહીં કરતા કે આપણે કેટલા સુધી પર્યાવરણનું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે કે જે આપણને જીસુ જીસુ નુકસાન કરે. થેન્ક યુ. बढ़िया, आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे गुजराती हमको आ जाएगी। आप ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। जी भैया एक बात क्लियर हो रही है कि जो गोल सेटिंग की जो बात करते हैं काफ़ी बार बच्चों के बारे में, या तो कहीं भी जो भी बोलता है गोल मतलब होना चाहिए, तभी जो 1 2 3 4 जो पॉइंट्स लिखे हैं कि स्वयं में तनाव मुक्त,
परिवार में क्लेश मुक्त और समाज भय मुक्त, प्रकृति संतुलित। तो अल्टीमेट जो गोल अगर बोले तो बस यही है हर एक मानव के। इससे कम में शिक्षा का प्रमाण ही नहीं है। इसके अलावा कोई गोल हो ही नहीं सकता। भैया आप पढ़े लिखे समझदार हैं और टेंशन में हैं, आपको रात में नींद की गोली खानी पड़ती है, क्या बात का पढ़ाई है भैया, क्या चीज समझे आप? मतलब इससे कम में प्रमाण क्या लाएंगे? नहीं हो सकता जी। आप डर गए। हाँ ठीक है, बच्चों को बहुत बढ़िया, क्योंकि मूल्यों का अभ्यास होगा आपके परिवार में, बाहर थोड़ी होता है। लेकिन उसके लिए दोनों का समझदार होना भी जरूरी है। अब बच्चे को घर में रख लिए और दिन रात लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप, तो पहले माता पिता का समझदार होना भी जरूरी है। दोनों लोग आए शिविर में, कि आप अकेले आए हैं? चलिए आगे लाइएगा फिर। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें क्या भाषा बनती है? इसमें भाषा ये बनती है कि हम सभी चाहना से संपन्न मानव हैं, चाहते बहुत अच्छा अच्छा हैं, योग्यता से संपन्न नहीं है। वैसी मेरी योग्यता नहीं जिस जैसा दूसरों से चाहते हैं। दूसरों से बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं, लेकिन मेरी ही योग्यता उसमें कमजोर है। इसीलिए एक सूत्र बनता है, आप लोगों ने सुना होगा जो पहले शिविर किए हैं, कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना अपनी अयोग्यता है। अयोग्यता, योग्यता से नहीं, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना मेरी अयोग्यता है। भाई मैं जानता हूं कि इनको कुछ भी समझ नहीं है, ये समझदार नहीं है, एकदम बेकार आदमी है, लेकिन दिन रात इन्हीं से हम प्रभावित भी होते हैं। हाँ उधर ना देखिए, उनको नहीं कहे। कुल मिलाकर के जिस भी व्यक्ति को हम कहते हैं अरे बेकार है, कोई बात नहीं है, तो ऐसे लगा रहता है, लेकिन प्रभावित हम उसी से होते हैं। देखो ये तो गाड़ी चमकाता है अपनी, ये तो साड़ी चमकाता है, तो ऐसा पद के अहंकार में बोलते हैं, लेकिन प्रभावित उसी से होते हैं। तो एक्चुअली मेरी ही अयोग्यता है, ये मेरी ही योग्यता में कमी है, तो मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है। अभी तक मानव ने कार्यक्रम ही नहीं समझा कि मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है। लोग बोलते हैं जी शिविर आपका बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी को इसकी जरूरत है। आप समझ गए क्या? पहले ही दिन हमारी पत्नी की जरूरत है। अभी हमारे पास भी केवल 2-4 सूचना आई है, हम बोलते हैं कि हमारी पत्नी की जरूरत है, पत्नी बोलती है हमारे पति की जरूरत है, हमारे बेटे की जरूरत है, हमारे पिता को जरूरत है। हम तुरंत दूसरे को, अपने को ठीक मान के ही बैठे हैं, हम तो ठीक है ही है, गलती इनमें है, हम तो ठीक है। तो एक्चुअली जीने की योग्यता होती है, कल इस पे और चर्चा करेंगे, जीने की योग्यता क्या होती है, जिंदा रहना क्या होता है, मानव की मूल आवश्यकता क्या है, ऐसी 4-5 चीजें हैं। जी भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार। आपने जो ये बात शिक्षा वाली बात बताई, वो बात बहुत मतलब एकदम गहरी है और समाज के लिए और हम सब के लिए बहुत चिंताजनक बात है कि आज बच्चा 2.5 साल का बच्चा वो 20 लाख रुपया उसके पीछे हम और सरकार कोई भी खर्चा करता है, और वो करने के बाद जब भी बाहर निकलता है तभी आपने जो ये गलत चीज़ पढ़ाई जाती है कि आवश्यकताएं है असीम है और जो साधन है वो सीमित है। तो ये बात से
पूरा इतना मतलब चीज आपने जो बताया है कि इसकी वजह से संग्रह की वजह से शोषण के विरोध, संघर्ष, युद्ध और अशांति, ये जो बात है, ये बात मतलब पूरी जो शिक्षा की अभी जो अपन 20 चक्र बोलते हैं, ऐसे 20 चक्र में पूरी शिक्षा चली गई है। और इसके हिसाब से इतना सारा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है। आपने बताया कि अभी जब हम आज़ाद हुए थे तभी जो परसेंटेज थे और अभी आज के दिन में जो परसेंटेज है, तो शिक्षा का इतना बड़ा है, मतलब परसेंटेज बड़ा है, फिर भी आज के दिन में प्रॉब्लम इतना ही बड़ा है, परिवार में प्रॉब्लम इतना ही बड़ा है। और आज शिक्षकों का सम्मान दिन बाय दिन घट रहा है, बुजुर्ग का सम्मान आज घट रहा है, आज माता पिता की बच्चे सुनते नहीं हैं। सब चीज़ जो हो रही है वो एक तरफ से मतलब आपने जो बताया कि ऐसी जो गलत चीज़ उसमें डाल रहे हैं, ये बात इससे होती है। और ये जो आपने बताया कि अभी ये मानसिकता से जो लोग मतलब बाहर निकलते हैं कि भोगोन्माद, लाभोन्माद और ऐसी जो बात होती है, तो उसमें जो निकलने वाला आदमी है, वो आदमी मतलब उसको ऐसा ही लगता है कि धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है और सुविधा ही जीवन शैली है। ये जो इससे 3 बात मतलब सबको यही लगती है और सब इसके पीछे ही मतलब लगे रहते हैं। और ये लगे रहने से हकीकत में जो संग्रह से लेके अशांति तक का जो वातावरण है, ये वातावरण पूरा मतलब समाज में खड़ा हो जाता है। तो मतलब शिक्षा में आमूल परिवर्तन ये बहुत ज़रूरी बात लगती है। ऐसी बात आज की बात में समझ में आई। बहुत अच्छा। तो आज़ादी के बाद से देखेंगे तो एक उपलब्धि तो हुई है, उसके लिए हमको धन्यवाद बोलना चाहिए, उसके लिए उपकार भी है कि आज़ादी के बाद से कम हमारे पास सुविधाएं तो आई हैं। भाई एक सेक्टर का तो हमारा तनाव कम हुआ है, लेकिन उन सुविधाओं के साथ हमारे पास विवेक नहीं आया, बुद्धि नहीं आई। तो बोलते हैं ना, बंदर के हाथ में उस तरह तो आ गया तो अभी तो हमारे लिए सुविधाएं ही समस्या हो जा रही हैं। जी નમસ્કાર। આજના સેશનમાં જે દર્શન ઉપર ફોકસ કરાવ્યું, એટલે કે દર્શનથી પરિપક્વતાની ડેફિનેશન ઓફ મેચ્યોરિટી મને આખી ક્લિયર થઈ કે જે વસ્તુ અથવા જેવું છે તેવું જ તેને સમજવું અને સ્વીકારવું, તો જ એ આપણું સાચું દર્શન થયેલું ગણાય। જેવું છે તેને સમજવું અને સ્વીકારવું, दर्शन की सही परिभाषा मिली। ठीक है। દર્શનની અને ડેફિનેશન ઓફ મેચ્યોરિટી, એક પરિપક્વતાની એક નઈ પરિભાષા મિલી। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मुझे नहीं, आज आपके सेशन में एक बहुत प्रैक्टिकल बात सीखने को वो मिली है कि जो नॉर्मली जब हम छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ से जैसे बड़े होते जा रहे हैं, तो पूरी वो टाइमलाइन में हमारा फोकस जो मानना नहीं और जानना है, हाँ वो उस पर एक्शन हम बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर लोग जैसे कि स्कूल में पढ़ाते हैं तो जो भी पढ़ाते हैं वही सही है, स्कूल में पढ़ाया वही सही है, उसको कभी निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण करने की जो बात है, तो ये वो हम टाइम निकाल के वो नहीं कर पाते। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे और जो भी प्रॉब्लम बढ़ते हुए साक्षरता बढ़ी है, लेकिन जो हमने कभी निरीक्षण, सर्वेक्षण और परीक्षण नहीं किया, तो उससे अल्टीमेटली एंड रिजल्ट हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो मुझे एक एक्शन पॉइंट एकदम क्लियर दिख रहा है कि बहुत बढ़िया। एक्चुअली कोई भी बात हम अभी इस शिविर में आए या कोई दूसरी भी शिविर में जाते हैं या रियल लाइफ में कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं या कुछ भी होता है, तो उसको कैसे हम खुद में, फिर परिवार में और पूरे समाज में उसकी इम्पैक्ट कैसे है, वो उस पर जैसे ही देखते जाएंगे, प्रैक्टिकल सोचते जाएंगे और उस पर एक्शन लेते जाएंगे, तो शायद सही शिक्षा की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा मुझे एक क्लियर आपके। हाँ, तो अभी की जो बहुत बढ़िया, अभी की जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण को बोल ही नहीं सकते बच्चे को। अभी शिक्षा पद्धति क्या है कि एक चीज आपको याद कराया जाएगा
और उसी के एग्जाम में जाके आपको उल्टी करनी है। वैसा ही अगर एकदम वैसा ही उल्टी नहीं करते तो नंबर ही नहीं देंगे। तो कहाँ निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण। तो इसलिए अभी क्या है, एग्जाम पद्धति जिस तरह की है, जिस तरह के पढ़ाई की पद्धति है, उसमें इसका अवसर ही नहीं है। तो पहले तो हमको पद्धति में कम से कम घर में तो ले आए, बच्चे में डालें। देखिए नंबर मिल जाता है। मैं एमएड किया 2016 में। हाँ जी, आप खड़े हैं या बैठे हैं? अच्छा तो मैं एमएड किया 2016 में इग्नू से। तो अब पढ़ने का कोई मौका ही नहीं था, क्योंकि दिल्ली में इतना काम चल रहा था। अब कहाँ पढ़ा। एक्चुअली क्या हुआ कि दिल्ली एससीईआरटी वाले बोले कि मतलब कभी आप प्रिंसिपल का शिविर लेते हैं, एससीईआरटी का डीडी का शिविर लेते हैं, और कोई बोल दे कि आप एमएड हैं, भले ही आपका मैथ्स में पीजी है, नहीं बोले एमएड हैं, आप नेट हैं। तो हमने कहा तो क्या किया, जब बोले एमएड कर लो। इग्नू से एमएड किया, पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन मैंने एमएड किया, 2 साल में पूरा हुआ और मेरा 76% नंबर आया। जबकि यही सब लिखा, मानवीयता क्या है, अमानवीयता, मतलब जो क्वेश्चन आते थे उसको मैं इससे रिलेट करता था आंसर को, और हिंदी में लिखता था, फिर भी 76% नंबर मिले हैं। तो या तो कॉपी जांचने की प्रक्रिया नहीं ठीक होगी या तो वास्तव में हमारी बात को स्वीकार किया गया होगा। दूसरा ये सीखने को मिला कि हम नॉर्मली ऐसा ही सोचते हैं कि भाई मुझे जो काम करना है वो मेरी पीढ़ी को या मॉम को डैड को चेंज करूँ। दूसरों को चेंज करने में हमारा नॉर्मल फोकस रहता है। तो जी सही में वो एक दिख रहा है कि भाई एक्चुअली दुनिया को समझाना नहीं है, खुद समझना है, खुद हाँ रियल लाइफ में चेंज लाना है। तो ऑटोमेटिकली फिर पूरा जो भी सिस्टम है तो समझदारी की ओर बढ़ेगा और जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होगा। बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा चेंज लाना जो शब्द है ना, ये बाहर एक बैगेज के साथ है कि मुझे अपने में चेंज लाना है। ये थोड़ा भारी बैगेज के साथ है। इसको ऐसा कहेंगे कि हमको मानव का अध्ययन करना है, उसमें मुझे खुद का भी अध्ययन शामिल ही है। जैसे ही बोलते हैं हमको अपने में खुद बदलो तो जग बदलेगा। अब ये ऐसे बैगेज के साथ है कि तरीका प्रैक्टिकली निकल के नहीं आता। तो जब हम प्रैक्टिकल बताते हैं करना क्या है, तो मानव को समझना है। तो मैं भी एक मानव हूं, तो मैं खुद को भी समझ जाऊंगा, और जब समझेंगे तो जिएंगे। जी आपने कहा कि बच्चा है जो जन्म से जिज्ञासु होता है, तो शुरू से ही वो उसमें जिज्ञासा बनी हुई है, और वो जो सीखता है वो आचरण के हमारे देख के ही सीखता है। तो हम अपने आप को ऐसा कैसे बनाएं कि वो खुद ही हमें देख के सही आचरण से जीना सीखे। आचरण से ही सीखता है ज्यादा, ये बढ़िया है। आचरण से ही सीखता है, जैसा हमें देखता है वैसा वो भी करना चाहता है कि अगर बड़े कर रहे हैं तो ये ठीक है, उसका ऐसा मानना बना हुआ है। अगर वो ये जान भी लेगा कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने आप को खुद को भी जांचना होगा, परखना होगा, अपने आप में देखना होगा मैं ऐसा क्यों हूँ, किस लिए हूँ, किस कारण हूँ, और उसमें बदलाव लाएंगे, अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, दूसरों के साथ सही बने रहेंगे, तभी वो भी बने रहेंगे। और बहुत बढ़िया। शुरू से ही अगर बच्चे में ये सब मूल्य शिक्षण आएगा तो अगली पीढ़ी बेहतर होगी ही होगी। हाँ, अभी देखिए, अभी कोई कंटेंट आया नहीं है, लेकिन संभावना बनी है। अभी तो कंटेंट शुरू करेंगे कल से, ये बहुत अच्छा है। अभी दिल्ली में क्या होता है, हमारे ऑफिस में चाहे शिविर में लोग अपने युवा लड़के लड़कियों को भेजते हैं कि थोड़ा इससे बात करिए, ये शादी नहीं करना चाहते। तो एक बड़ी संख्या में युवा शादी से भी डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में वो देखते हैं कि शादी से एक ही काम हुआ है कि हम आ गए इस दुनिया में। बाकी हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं वो तो लड़ाई लड़ते ही जड़ते हैं, मतलब एक दूसरे का तनाव, लड़ाई, हल्ला गुल्ला यही चल रहा है, एक दूसरे का गिला शिकवा शिकायत। तो यही करना है तो क्यों शादी करना। तो धीरे धीरे एक बड़ी युवा पीढ़ी, एक युवा पीढ़ी एक बड़ी संख्या में इससे डरने लगी है। इसका क्या करेंगे? इसलिए घर में अगर आचरण नहीं आया तो मल्टीप्लाई क्या होगा। बढ़िया।
आज का दिन सार्थक रहा, आपके लिए सार्थक रहा, आपका सहयोग बहुत बढ़िया रहा। आप लोग दिन भर बैठे, मतलब जमीन पे दिन भर बैठना कोई सुविधाजनक थोड़ी है। हाँ, लेकिन ये सुविधा है कि लेट भी सकते हैं। तो आप लोग दिन भर बने रहे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सहयोग बना रहे। कल से बढ़िया से और कंटेंट आएगा और संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओके, धन्यवाद।